सेकेंड, नाम है इसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये है, यहां से स्टार्ट होती है, ठीक। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपने मुझसे पहले सीखी होंगी जब मैंने जनरल फिजिक्स पढ़ाई थी शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, सेकंड थर्ड डे, कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। और यहां पर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पहली बात, मोशन को जिस ब्रांच में पढ़ा जाता है उसे हम बोलते हैं मैकेनिक्स। जिस ब्रांच में मोशन को पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। तो लिखें साहब, ये से स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, the branch of physics that deals with the study of motion is known as mechanics. Is known as mechanics. The branch of physics that deals with the study of motion is known as mechanics. और इस मैकेनिक्स में आपके पास तीन पार्ट होते हैं। It has three branches, लिखो, and it has three branches. Kinematics, statics और डायनेमिक्स। जिस ब्रांच में मोशन को पढ़ा जाता है, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन को किस ब्रांच में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मोशन को जिस ब्रांच में पढ़े उसका नाम मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है काइनेमैटिक्स, जो आपके पूरे सिलेबस में है, आपका पूरा सिलेबस इसी के आसपास घूमेगा। आप डायनेमिक्स कम पढ़ेंगे, स्टैटिक्स बहुत थोड़ी सी पढ़ेंगे, मगर मेजर क्या पढ़ेंगे आप, काइनेमैटिक्स। तो मैकेनिक्स की तीन ब्रांचेस होती है, काइनेमैटिक्स, स्टैटिक और डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स में सिर्फ मोशन को पढ़ते हैं, मोशन के कॉज के बिना। मोशन क्यों हो रहा है इसको नहीं सीखते, मोशन हो रहा है सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे, नाम उसका काइनेमैटिक्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ो, बिना उसके कॉज को पढ़े, कॉज पर विचार किए, नाम उसका काइनेमैटिक्स। और मोशन को पढ़ो उसके कॉज के साथ, उसे बोलते हैं डायनेमिक्स। तो काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है, काइनेमैटिक्स सिर्फ मोशन को पढ़ता है बिना किसी इस बात पर गौर किए कि मोशन क्यों हो रहा है। और डायनेमिक्स वो ब्रांच है जहां पर मोशन को भी पढ़ा जाता है, साथ साथ मोशन के कॉज को भी पढ़ा जाता है। और स्टैटिक्स जो होती है वो इन दोनों से डिफरेंट है, यहां पर उन बॉडीज को नहीं पढ़ा जाता जो चल रही होती हैं। फिर कहोगे साहब, जब मैकेनिक्स ही मोशन को स्टडी करने की ब्रांच का नाम है, तो स्टैटिक्स में तो बॉडी रुकी हुई है। बिल्कुल रुकी हुई है, मगर स्टैटिक्स उस ब्रांच का नाम है जो उन बॉडीज को स्टडी करता है जो बॉडीज चलने की कोशिश में लगी हुई है, कोशिश कर रही हैं। ये मार्कर यहां पे रखा हुआ है और ढलान किसी तरफ नहीं है, तो ये कहीं चलने की कोशिश नहीं कर रहा। मगर अगर मैं इसको हल्का सा इंक्लाइंड कर लूं, अब भी ये रुका हुआ है, मगर ये अब नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। वो तो फ्रिक्शन इसको रोका हुआ है, बोलो हाँ कि ना, फ्रिक्शन इसको रोका हुआ है, वरना ये गिर जाता। तो है तो अभी ये स्टैटिक पोर्शन में, है तो अभी स्टैटिक कंडीशन में, मगर ये कोशिश तो कर रहा है ना नीचे खिसकने की, इसलिए इसको स्टैटिक्स में पढ़ा जाएगा। तो लिखो काइनेमेटिक्स का एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिख लो बेटा। स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट in motion. Now heading kinematics में study of the object in motion without taking in account, without taking in account the cause of motion,
without taking in account the cause of motion, without taking in account the cause of motion, without taking in account the cause of motion। किसमें लिखा है ये? काइनेमेटिक्स। ठीक है बेटा, अब दूसरी हेडिंग डाल लो बेटा अब डायनेमिक्स की। पहला हो गया काइनेमेटिक्स, तो नंबर से फर्क नहीं पड़ता है। अब डाल लो हेडिंग डायनेमिक्स। अब डाल लो हेडिंग डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? मोशन को। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन taken in account, taken in account the cause of motion, 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 taken in account the cause of motion। taken in account the cause of motion। क्या मेरी बात समझ में आ गई? taken in account the cause of motion। एक बात ठीक। चलिए साहब, अब लिखिए स्टैटिक्स। ये उनको पढ़ने की ब्रांच का नाम है जो बॉडी अभी रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम पर है, मगर इनमें चलने की कोशिश हो रही है, चलने की कोशिश में लगी हुई है। कौन? जो बॉडीज रुकी हुई है वो चलने की कोशिश में है, और उनको पढ़ने की ब्रांच का नाम क्या होता है? स्टैटिक्स। तो लिखो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट in equilibrium, in equilibrium under the action of external forces, under the action of external forces, under the action of external forces। ठीक, बिल्कुल सही। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई मैकेनिक्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या होता है। ठीक, अब सबसे पहले बात, मोशन तो पढ़ेंगे बाद में, मगर मोशन से पहले पढ़ना ये जरूरी है कि रेस्ट का मतलब क्या होता है। मोशन जिनमें होगा वो रेस्ट पे नहीं होंगे, तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कोई बॉडी, तो फिजिक्स में इस बात का मतलब क्या होता है कि मैं बोलता हूं कि अ बॉडी इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, तो ये बॉडी कैसी होती है? क्या कोई हाथी खड़ा होता है वहां पर, या कोई स्ट्रेचेबल चीज खड़ी होती है? वो बॉडी कैसी है, देखने में कैसी है, ऐसी उस बॉडी में क्या खूबी होनी चाहिए जिसको लेके हम फिजिक्स में मोशन को स्टडी कर सके। तो कोई तो खास बात होनी चाहिए उस बॉडी की। तो पहली बात हम ये सीखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और मैं बोलता हूं पार्टिकल इस पी वाले पॉइंट पे रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पी वाले पॉइंट पर मैं किसी बस को खड़ा कर देता, तो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाता कि पी वाले पॉइंट पर बस खड़ी हुई है। क्यों? कि बस का साइज इतना बड़ा है कि पूरा बोर्ड घिर जाएगा। फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि बस पी वाले पॉइंट पर खड़ी हुई है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि? इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि पी वाले पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो इस छोटे से पॉइंट पर आ सकता है। मैं यहां पर हाथी को खड़ा करके नहीं बोल सकता हूं कंसिडर अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। क्यों? वो पी पर तो होगा ही होगा हाथी, मगर इतना बड़ा है कि पूरे बोर्ड पर फैल जाएगा, तो वो एक्स कॉमा वाई पर भी होगा, एक्स वन कॉमा वाई वन के ऊपर भी होगा, एक्स टू कॉमा वाई टू के ऊपर, हर जगह फैल जाएगा। फिर मैं कैसे बोल सकता हूं कि वो एक्स कॉमा वाई पर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो किन पार्टिकल्स को लेके
पोजीशन को डिफाइन किया जाता है, किन पार्टिकल्स को लेके मोशन को डिफाइन किया जाता है, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। तो सब कुछ पढ़ने से पहले लिखो आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। अब कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब वो हो गया जो पार्टिकल पॉइंट के बराबर हो। कहने को बुरा भी नहीं है, ऐसा बोल सकते हो, मगर इसका असल में मीनिंग ये नहीं होता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि उस पार्टिकल पॉइंट के बराबर होना चाहिए। देखो समझो, मैंने अगर ये x लिया है सेंटीमीटर्स में और x लिया है, y लिया है यहां पर सेंटीमीटर, पक्का? और इस P पॉइंट के ऊपर अगर मैं बस खड़ी कर देता हूं तो पूरा बोर्ड घिर जाएगा, क्योंकि मैंने स्केल क्या ले रखा है? सेंटीमीटर्स में भी, और यहां भी क्या लिया हुआ है? सेंटीमीटर्स में। और बस किसमें होती है? मीटर्स के अंदर। पूरा घिर जाएगा बेटा। तो बस इस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती। मगर मैं एक छोटी सी चींटी ले आऊं जो बहुत ही छोटी होती है और उसको मैं रख दूं पी वाले पॉइंट पर, तो वो काम करेगी लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। धूल का एक पार्टिकल ले आऊं जो बहुत छोटा होता है, माइक्रॉन्स में 10⁻⁻6 मीटर के आसपास का होता है धूल का पार्टिकल, उसको मैं ला के यहां पे रख लूं। कोरोना वायरस ला के रख दूं कहां पर? पी वाले पॉइंट पर जो माइक्रॉन्स में है। तो क्या वो पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर्स में है, ये भी सेंटीमीटर्स में है। तो जो 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 पार्टिकल 10⁻⁻6 मीटर का है उसके लिए तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैंने यहां पर x को किलोमीटर्स में लिया होता और y भी यहां पे किलोमीटर्स में लिया होता, तो एक बार को मैं बस को भी यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकता था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप अपने हाथ के ऊपर एक चींटी को रख लो और चींटी आपके हाथ के ऊपर चले, तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, मगर बस को हाथ पे रख के आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हो। मगर वही बस अगर पूरे यूपी में घूम रही है तो वो यूपी के एरिया के हिसाब से बहुत छोटी है कि नहीं, इसलिए यूपी के अंदर वो बड़ी बस भी क्या मान ली जाएगी? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? सन बहुत बड़ा है, मगर पूरे यूनिवर्स को देखो तो सन को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, क्योंकि सन का साइज पूरे यूनिवर्स के मुकाबले बहुत छोटा है, इसलिए सन को क्या मान सकते हो आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पूरे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ को भी क्या मान सकते हो आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट। और कहा, अगर आप एक एटम के ऊपर एक चींटी को बिठा दो, तो एटम के ऊपर अगर चींटी बैठी हुई है तो एटम का साइज तो एंगस्ट्रॉम में है और चींटी का साइज किस में है? मिलीमीटर में। तो वहां पर चींटी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ऑब्जेक्ट के रियल साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है कि उसे मूव कहां पर कराया जा रहा है। बस अगर आगरा से दिल्ली चली जाती है तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। चींटी आपके कमरे में घूम रही है तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मगर चींटी आपके हाथ पे घूम रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। मगर जैसी चींटी आपके नाखून के ऊपर घूमना शुरू कर देगी, तुरंत वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि नाखून का साइज चींटी के मुकाबले बहुत ज्यादा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उसका साइज पॉइंट के बराबर का होना चाहिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का साइज उन डिस्टेंस के मुकाबले काफी छोटा होना चाहिए जिन डिस्टेंस पर उसको चलाया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, गाय एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं। आप पहले मुझे ये बताओ कि चलाना कहां पर है? गाय को चलाना है पार्क में, हाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है। गाय को चलाना है घर में, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या आपके घर में अगर मैं गाय लाके खड़ी कर दूं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, मगर गाय को आप छोड़ दो मैदान में तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्या गाय के साइज से फर्क पड़ रहा है? नहीं, उस जगह के साइज से फर्क पड़ रहा है जहां पर वो घूम रही है। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो जिन डिस्टेंस को कोई पार्टिकल कवर करता है, उन डिस्टेंस के मुकाबले अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कॉन्सेप्ट, आइडिया ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट और पॉइंट पार्टिकल लिखो। An object is said to be point object
एन ऑब्जेक्ट, इसे ड्रॉ मत करना बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट if its dimensions are negligible, if its dimensions are negligible as compared to the distance, if its dimensions are negligible as compared to the distance traveled by it, as compared to the distance traveled by it. For example, an aeroplane flying from Delhi to London. For example, an aeroplane flying from Delhi to London can be regarded as a point object. क्या वैसे एक एयरक्राफ्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है आपको? नहीं दिखता। मगर वही एयरक्राफ्ट अगर आगरा से, दिल्ली से लंदन जाता है, इतना दूर चलने के लिए उस छोटे, इतना भले कितना बड़ा प्लेन है वो, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। सच एज एयरक्राफ्ट फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू लंदन कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट के बराबर का होता है? बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्लास टेबल पर से गिर गया, तो क्या ग्लास पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि टेबल का साइज ग्लास के साइज से बहुत ज्यादा नहीं है। वो गिरा कितना है नीचे? मुश्किल से 2.5 फीट। जितनी जो आपकी पढ़ने की टेबल होती है ना बेटा, वो अक्सर 30 इंच ऊंची होती है, 30 इंचेस, यानी कि 2.5 फीट के आसपास होती है। और ग्लास जो होता है वो 6-7 इंच के आसपास का होता है। तो 30 इंच और 6-7 इंच कंपेरेबल चीजें होती हैं, लगभग बराबर। उसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो ग्लास अगर टेबल से नीचे गिर जाएगा तो ग्लास को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। मगर ग्लास अगर माउंट एवरेस्ट से नीचे गिर जाए, वो तुरंत पॉइंट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? डस्ट पार्टिकल आपके कमरे में आपके टेबल से नीचे गिर जाता है, तो उसमें डिस्टेंस कितना चला? 30 इंचेस, और वो खुद कितने का है? 1 माइक्रोन का। तो हजारों गुना छोटा है डिस्टेंस के मुकाबले, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बंदर आपके कमरे में आके आके कूदना शुरू कर दे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, और वही बंदर जंगल में कूदे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट। वो जंगल बहुत बड़ा हो गया। तो फील आया कि नहीं आया सब चीज का? ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब पॉइंट के बराबर का ऑब्जेक्ट नहीं होता। इससे फर्क पड़ता है कि वो चल कहां पे रहा है और कितना चल रहा है। ठीक, आगे चलो। ठीक सर। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। रेस्ट क्या होता है? देखो, कोई भी चीज अगर अपनी जगह को चेंज नहीं कर रही है, जहां पर है वहीं है, चाहे कितनी देर बाद भी उसको देखो, चाहे कितनी भी जल्दी देखो, चाहे कितनी भी देर बाद उसको देखो, तो वो रेस्ट पर कहलाती है। किस पे कहलाती है? रेस्ट पर। जैसे मान लो ये आपके पास ओरिजिन है, एक इंसान खड़ा हुआ है इस P वाले पॉइंट के ऊपर, और समय बीत रहा है। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। मगर इस पॉइंट के हिसाब से ये इसी पॉइंट पर खड़ा हुआ है। ओरिजिन ये है और पॉइंट P ये है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। So the coordinates of this man is not changing with respect to the origin. बोलो हाँ कि ना? वॉट एवर बी द टाइम इंटरवल इज, चाहे से 3 साल बाद आके देखो तो ये यहीं पे खड़ा हुआ। जैसे आपके घर के सामने का पेड़, वो रेस्ट है कि मोशन पर है? सुबह उठो तभी वही मिलता है। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आप जल्दी उठ गए हो तो पेड़ गायब मिला वहां से? आप सुबह उठते हो 9 बजे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उठे 9 बजे, बाहर जाते पेड़ मिलता है। 1 घंटा पहले जग गए तो पेड़ वहां से गायब है।
आप 8:45 पहुंचे तो भागता हुआ आ रहा है वहां पर ना। तो चाहे उसे आप हर घंटे देखो, घूरो उसको, हर घंटे बैठ के सामने बैठ के घूरो, या उसको 2-3 साल बाद कहीं लौट के आके देखो, वो वही मिलेगा। तो पेड़ किस पर है? रेस्ट पर। तो रेस्ट का मतलब होता है अगर किसी पार्टिकल की लोकेशन, पोजीशन, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, चाहे कितना भी छोटा, चाहे कितना भी बड़ा टाइम इंटरवल हो, तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल रेस्ट पर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपसे घर का पता पूछूं कि कहाँ रहते हैं आप, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? साहब आपने ये जगह देखी है? बिल्कुल देखी है। आप वहां जाएंगे तो एक वाटर टैंक मिलेगा, वाटर टैंक के सामने से एक गली गई है, वहां पर आगे चलेंगे तो लेफ्ट में मेरा घर है। तो आपने वाटर टैंक क्यों चूज किया? क्योंकि आपको पता है कि हमेशा वो वहीं रहता है, वो रेस्ट पर है, वो कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि आप भी उसको देख के आए हो, और जब मैं पहुंचूंगा वहां पे तब भी वही मिलेगा। कभी आपने बताया कि मेरा घर कहाँ है? बोला वहां, वो गाय देखी है आपने हलवाई के सामने? बोले हाँ। वो जो गाय खड़ी हुई है, गाय से लेफ्ट लीजिएगा। अब क्या गाय वहां पे 24 घंटे खड़ी रहेगी? नहीं, क्योंकि वो मूवेबल है, इसलिए आप उसका सहारा नहीं लेंगे। पर हाँ, हलवाई की दुकान का सहारा ले सकते हैं आप, क्योंकि वो वहीं पे रहने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रेस्ट पर अगर कोई बॉडी है तो उस पार्टिकल की लोकेशन, पोजीशन चेंज नहीं होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, चाहे कितना भी ज्यादा टाइम इंटरवल हो, चाहे कितना भी कम टाइम इंटरवल हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट। अ पार्टिकल और अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। A particle or a body is said to be at rest. A particle or a body is said to be at rest when its position or location is not changing. When its position when its position or location is not changing with respect to time. With respect to time. Whatever may be the whatever may be the whatever may be the time interval is, whatever may be the time interval is, whatever may be the time interval is. ठीक है, इसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो t इज इक्वल टू 0 पर लोकेशन x, y, t इज इक्वल टू 1 पे x, y, t इक्वल टू 3 पे x, y, t इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी कितना है? x, y। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हम बोल सकते हैं परफेक्टली रेस्ट पर है। दुनिया कहीं की नहीं हो जाएगा, ये यहीं कहीं रहेगा पक्का। ड्रॉ कर लो फटाफट। ये रेस्ट पर क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन रेस्ट पर है। एट रेस्ट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर। ओरिजिन पे कोई खड़ा हो जाए, उसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर। समझ में आई बात? एक चीज और समझ लो, यहाँ पे काम की है बहुत। रेस्ट और मोशन जो होते हैं ना बेटा, वो एक रिलेटिव टर्म होते हैं, वो देखने वाले पे भी डिपेंड करते हैं। अगर मैं यहां से गाड़ी में जा रहा हूं और इसको देखूं तो ये मुझे पीछे जाता हुआ मालूम पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? अगर आप पेड़ को चलती हुई ट्रेन में से देखते हैं तो पेड़ आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। क्या वो रुका हुआ है? बिल्कुल। मगर आपको तो चलता हुआ मालूम पड़ रहा है, क्योंकि आप चल रहे हो। इसलिए इस बात पर भी निर्भर करता है रेस्ट पर होना या ना होना, कि उसको देख कौन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसलिए एक लाइन लिख लो, आगे समझाता हूं उसे और अच्छे से। आगे लाइन लिखो एक, रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट डिपेंड्स, it depends
अपॉन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक, सुनिए ध्यान से, एग्जाम्पल देखिए। एक गाड़ी है, रोड पर चलती हुई जा रही है। इसका नाम है अनीता, इसका नाम है बसंती, और यहां पर है चंपा। तीन लोग खड़े हैं, ए बी सी, अनीता बसंती चंपा। ये वाला तो वास्तव में रेस्ट पर है। अगर मैं ए वाला, और एक गाड़ी चलती हुई जा रही है वेलोसिटी v से, तो सी वाले से पूछो, चंपा से पूछो कि अनीता बसंती चल रही है, बोले हाँ चल रही है। बसंती से पूछो पूछो बेटा अनीता चल रही है, बोले नहीं, बसंती को अनीता चलती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। बताओ हाँ कि ना। ड्राइवर के साथ आप दिल्ली गए, तो क्या ड्राइवर आपको यहीं छोड़ गया कार को? नहीं, आपके साथ पहुंच गया वहां तक। मगर क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे थे, तो ड्राइवर को ना आप चलते हुए दिखाई देंगे, ना आपको ड्राइवर चलता हुआ दिखाई देगा। बोलो हाँ कि ना। तो ए से पूछो बी चल रहा है, बोले नहीं। बी से पूछो ए चल रहा है, बोले नहीं। बी और ए से पूछो क्या सी चल रहा है, बोले हाँ पीछे जा रहा है। और सी से पूछो कि क्या, सी से पूछो ए चल रहा है, बोले हाँ। बी चल रहा है, बोले चल रहा है। तो देखो, ए और बी के लिए बी और ए नहीं चल रहे, मगर इस सी के लिए दोनों चल रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। इसलिए देखने वाले पर भी निर्भर कर जाता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अगर तुम सोचते हो तुम्हारे घर के सामने वाला पेड़ जो है वो रेस्ट पर है, तो तुम भूल रहे हो पूरी अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ। तो सन पर बैठ के कोई देख रहा होगा तुम्हारे पेड़ को, तो तुम्हारा पेड़ चल रहा होगा बेटा। हलवाई की दुकान भी घूम रही होगी, पानी का टैंक भी घूम रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। तो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। इसलिए रियल रेस्ट नाम की कोई चीज वास्तव में होती नहीं है, मगर क्योंकि पूरी फिजिक्स हमको जमीन पर, अर्थ पर पढ़नी है इंसान को, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो रेस्ट पर होता है उसको हम रियल रेस्ट पर मान लेते हैं। इसलिए अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सी वाला है रेस्ट पर, इसलिए ये रेस्ट पर माना जाएगा, बाकी दोनों चलते हुए माने जाएंगे। मगर जब गाड़ी के अंदर ए और बी बैठे हुए हैं, तो ये दोनों एक ही सिस्टम हो चुके हैं। इसलिए ए के लिए ना तो बी चलेगा, ना बी के लिए ए चलेगा, इन दोनों के लिए सी चल रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं कि रियल रेस्ट नाम की कोई चीज होती है, तो रियल रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। रेस्ट हमेशा रिलेटिव होता है। ये वास्तव में दोनों, हम लोग अगर सोचें, ये दोनों चल रहे हैं, और इसके लिए ये रेस्ट पर है और इसके लिए ये रेस्ट पर है। आप गाड़ी की पीछे वाली सीट पर अपने दोस्त के साथ बैठ के बात करते हुए जा रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि ड्राइवर ने एक्सीलेटर दिया हो और आपका दोस्त पीछे चला गया हो? नहीं, वो आपके साथ ही आगे चलेगा और हमेशा आपके बगल में ही पाया जाएगा, क्योंकि आपके लिए वो नहीं चल रहा और उसके लिए आप नहीं चल रहे। मगर जो लोग सड़क पे खड़े हुए हैं, उन दोनों के लिए आप चल रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रियल रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सारी चीजें, मोशन हो चाहे रेस्ट हो, वो रिलेटिव देखा जाता है। इसलिए मैंने लिखवाया कि रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है? रेस्ट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक बेटा।